फ्रेंड्स, आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर की सेकंड लास्ट क्लास जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं और इसके बाद एक क्लास और होगी और लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज की जो क्लास है वो है एक्सक्रीशन के ऊपर बेस्ड, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहली डेफिनेशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया एंड यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में आया कैसे? हमने तो वेस्ट मटेरियल को नहीं खाया, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लाखों सेल्स हर समय ब्रेक डाउन होती रहती हैं और उनके ब्रेक डाउन होने से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है और इसका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किडनी इसी वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। किडनी जो है वो हमारी बॉडी की छलनी की तरह है, स्पिन रेट, छलनी की तरह। जिस तरह हमने नींबू पानी बनाया, ठीक है, पानी लिया, उसमें नींबू डाले, ठीक है, उसमें नींबू के बीज भी थे, पल्प भी थे, रस भी था, ठीक है, हमने उसको छलनी से छान लिया, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल है वो छलनी में ही रह गया, ठीक है। जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल था, नींबू के बीज थे, जो पल्प था, ठीक है। उसी तरह से किडनी भी हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को या जो चीज एक्सेस में है उसको बाहर निकाल देती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो ये सारा किडनी के बारे में था। किडनी के दो फंक्शन पूछे जाएं तो वो कौन कौन से हैं? व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ किडनी? पहला फंक्शन एक्सक्रीशन, दूसरा फंक्शन ओस्मो रेगुलेशन। हमारे पास एक नया वर्ड आया है, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड आयन बैलेंस को मेंटेन करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी। हम जो भी पानी वगैरह पीते हैं उसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। हमारी बॉडी में सॉल्ट जो है या आयंस जो है उसके एक तरह से बैलेंस को मेंटेन करना, उसको हम ओस्मो रेगुलेशन कहेंगे। तो किडनी के दो काम कौन कौन से हैं? पहला एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और दूसरा ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये दो काम किडनी के हैं। किडनी हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, आइदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। दो किडनी होती हैं। दे आर कंप्लीमेंट्री इन नेचर। कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर एक किडनी खराब हो जाए तो सारा काम दूसरी किडनी करेगी। मतलब यह है कि पर्सन एक किडनी पर जिंदा रह सकता है, लेकिन फिर उसे अपनी एक्टिविटीज, भागना दौड़ना कम करनी होंगी, क्योंकि अब एक तरह से बॉडी जो है उसमें ब्लड कम फिल्टर हो रहा है, ठीक है। तो दो किडनी होती हैं, दे आर कंप्लीमेंट्री इन नेचर, जिनकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास, चौड़ाई 5 या 6 सेंटीमीटर के आसपास, और थिकनेस जो है लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो किडनी के बारे में थी। इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है और डायग्राम के एक तरह से हम उसे देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती हैं। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये रीनल आर्टरी है। एक बात ध्यान रखना, बायोलॉजी की लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में किडनी की जगह रीनल वर्ड यूज किया जाता है। किडनी की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? रीनल। रीनल आर्टरी वो आर्टरी जो किडनी में ब्लड को लेकर आती है। रीनल स्टोन, ये वर्ड आपने शायद सुना भी होगा, ठीक है। रीनल का मतलब किडनी है। किडनी में अगर स्टोन हो गई, पथरी हो गई, तो उसे रीनल स्टोन कहते हैं और किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रीनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, रीनोलॉजिस्ट। तो रीनल नाम जो है वो किडनी से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पे ये जो आप देख रहे हैं ये रीनल आर्टरी है। आर्टरी है इसलिए मैंने इसको रेड कलर से दिखाया है, मतलब इसमें कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट अनफिल्टर्ड। मतलब अनफिल्टर्ड का मतलब इस ब्लड के अंदर कुछ इंप्योरिटीज हैं, ठीक है। वो इंप्योरिटीज इस ब्लड को जो है एक तरह से इंप्योर बना रही है। तो रीनल आर्टरी जो है इस तरह से ऑक्सीजनेटेड बट अनफिल्टर्ड ब्लड को लाएगी और किडनीज में डाल देगी। नंबर 2 पे जो मैंने लिखा है वो किडनी है।
ठीक है। ये वाली कौन सी किडनी, इट इज लेफ्ट किडनी। और ये वाली कौन सी किडनी है, इट इज राइट किडनी। ध्यान रखना, जो लेफ्ट किडनी है वो राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर प्लेस होती है, थोड़ी सी हाइट में ऊपर प्लेस है, ठीक है। इसका क्या एडवांटेज है, कोई एडवांटेज नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं, कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है इस तरह का। तो रीनल आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड बट अनफिल्टर्ड ब्लड को लाएंगी और लाकर कहां डाल देंगी, दोनों किडनीज में डाल देंगी। किडनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी की छलनी की तरह होती है। जो भी ब्लड इसमें डाला गया है ये इस ब्लड को छानेंगी, प्यूरिफाई करेंगी, और जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा वो इन डक्ट्स के जरिए जो मैं नंबर 3 पे लिखा है जिसका नाम है यूरेटर्स, इसके जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। नंबर 3 पे मैंने क्या लिखा है, यूरेटर। यूरेटर की डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर द डक्ट्स विच ब्रिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स जो है वो व्हाइट कलर की डक्ट्स होती हैं और इनकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 फुट लंबी होती है, ठीक है। और दोनों किडनी से एक एक यूरेटर बाहर निकलता है। इसके बाद नंबर 4 पर है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। जो यूरेटर्स हैं वो वेस्ट मटेरियल जिसको हम यूरिन कहते हैं बूंद बूंद करके लाएंगी और यूरिनरी ब्लैडर में उसको इकट्ठा करती जाएंगी। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और इसमें लगातार यूरिन स्टोर होता रहता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 300 से लेकर 800 ml यूरिन स्टोर करने की है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर में 300 से लेके 800 ml तक यूरिन आ सकता है। अगर इससे ज्यादा यूरिन इसमें हो गया, ठीक है, और पर्सन ने यूरिनेशन नहीं किया, यूरिन को बाहर नहीं निकाला, तो उसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इट इज अंडर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। मतलब क्या है कि हम यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास आउट होने की प्रोसेस को अपनी मर्जी से थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं। इट इज आवर मस्कुलर कंट्रोल। लेकिन साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल करता है। इसलिए आपने देखा होगा खासतौर पे छोटे बच्चे अगर डर जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, नर्वस सिस्टम फेलियर हो जाता है और यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जब पर्सन बहुत ज्यादा डर जाता है, ठीक है, तो उस समय वो यूरिनेट कर देता है, क्योंकि ये अंडर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है। सिर्फ मसल्स ही नहीं, नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में है, जिसका काम है यूरिन को थोड़े टाइम के लिए क्या करना, स्टोर करना। नंबर 5 पर ये जो डक्ट देख रहे हैं आप, ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा वो डक्ट है जिससे यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी के बाहर निकलेगा। मेल के केस में लगभग इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और फीमेल के केस में इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज डक्ट by which urine is passed out from urinary bladder to outside the body। क्लियर सभी को? तो ये सारा जो है ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। किडनी ने काम क्या किया, किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया, ठीक है, और फिल्टर्ड ब्लड जो है इस तरह से दोनों किडनी से बाहर आएगा और रीनल वीन जो है उस फिल्टर्ड ब्लड को लेकर जाएगी, ठीक है। रीनल वीन क्या है, ये वो वीन है जो कि फिल्टर्ड ब्लड को किडनी से लेकर जा रही है हार्ट की तरफ। आप देख रहे हो इसका कलर मैंने कैसा दिखाया है, ब्लू, क्योंकि इसमें ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि इसकी सारी ऑक्सीजन को जो भी ब्लड यहाँ पर आया था रीनल आर्टरी के द्वारा, सारी ऑक्सीजन को तो किडनी ने यूज कर लिया। ब्लड अब कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर का दिखाया है। बदले में किडनी ने इस ब्लड को फिल्टर कर दिया, तो जो ब्लड रीनल वीन लेकर जाएंगी वो फिल्टर्ड होगा बट डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब ये ब्लड जो है हार्ट के पास जाएगा, हार्ट इसको लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स इस ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा, ठीक है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेट भी हो जाएगा, फिल्टर्ड भी हो जाएगा, फिर ये हमारी सेल्स के पास जाएगा और सेल्स इसको यूज करेंगी। इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। फिर दोबारा से इसको हम रिपीट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको लिखना है वही मैं आपको बोल रहा हूं।
आपको सिर्फ सुनकर ही याद रखना है। रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड बट अनफिल्टर्ड ब्लड टू बोथ द किडनीज। क्लियर, ये पहली लाइन होगी। उसके बाद किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड द वेस्ट मटेरियल which includes urea, uric acid, water, etc. comes out to urinary bladder through urethra. Urine gets stored in urinary bladder and it gets passed out through urethra. Urethra से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। And the filtered blood which is deoxygenated is taken away by renal vein. ये पूरा का पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। इसमें सारे के सारे पार्ट्स आ गए। इस तरह से अगर आपके सामने वर्किंग आ जाती है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की वर्किंग लिखो, तो आपको ऐसे लिखना है। डेफिनेशन अगर किसी भी एक पार्ट की आ जाती है आप लिख सकते हो इसमें। मेरे ख्याल से आपको एक एक चीज इसमें क्लियर हो गई होगी। क्यों मैंने इसको रेड कलर का दिखा रखा है, क्यों ये ब्लू कलर का है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। किडनी के दो फंक्शन बताए थे मैंने। पहला क्या, एक्सक्रीशन, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और दूसरा फंक्शन किडनी का ओस्मो रेगुलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर एंड आयरन बैलेंस इन द बॉडी। तो दो फंक्शन हैं किसके, किडनीज के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझने में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुने और इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझें। टॉपिक है नेफ्रॉन। व्हाट इज नेफ्रॉन? न्यूरॉन नहीं है, ध्यान रखना, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमें पता है किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। एक्चुअल में ये काम जो है किडनी में प्रेजेंट छोटी छोटी सेल्स करती हैं, जिन सेल्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी जो है उसमें लगभग एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, मतलब 10 लाख नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच फिल्टर्स द ब्लड। क्लियर सभी को? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेफ्रॉन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। डायग्राम में आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी बोमेन कैप्सूल की? इट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन, ठीक है। रीनल आर्टरी की एक ब्रांच जो है वो बोमेन कैप्सूल में आएगी और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, जिन ब्रांचेस को हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आर वेरी फाइन ब्लड कैपिलरीज which are present inside the Bowman's capsule। बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेफ्रॉन है वो काफी कोल्ड स्ट्रक्चर है, बड़ी मुड़ी तुड़ी सी उसमें डक्ट्स होती हैं, उनको हम रीनल ट्यूब्यूल्स या खाली ट्यूब्यूल्स कहते हैं। कुछ बुक्स के अंदर इनकी 3 टाइप भी दे रखी है, 3 पार्ट दे रखे हैं ट्यूब्यूल्स के, 3 पार्ट, ठीक है। पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। एनसीईआरटी में नहीं है ये, अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, चाहें तो ना रखें, ठीक है। पीसीटी प्रोक्सिमल डिस्टिलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, तो ये पीसीटी हो, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। डीसीटी डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड लूप ऑफ हेनले। डायग्राम में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीज कहां कहां पर प्रेजेंट होती है। याद आपको ये रखना है इसमें कि जैसे जैसे ये ब्लड इन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ फ्लो होता जाएगा, ब्लड में से यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब होती जाएंगी और वेस्ट मटेरियल वहीं रहेगा, ठीक है। तो नेफ्रॉन की वर्किंग जो है वो समझनी बहुत जरूरी है, जो कि आप बोर्ड पर जो है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझेंगे। उसमें आपको नेफ्रॉन के कौन से पार्ट कहां पर प्रेजेंट हैं और उनकी वर्किंग क्या है, वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सभी का फोकस अब बोर्ड के ऊपर हो। ये देखिए, ये रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेस होंगी इस तरह से, ये एक ब्रांच है, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है जो मैंने यहाँ पे दिखा रखी है रेड कलर से। ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह का, इस स्ट्रक्चर को हम, ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इस स्ट्रक्चर को हम बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे। ये लिखा है मैंने यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल, स्पेलिंग भी ध्यान रखना। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है।
रीनल आर्टरी की ब्रांच आएगी और जैसे ही ये बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होंगी पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी। इन ब्रांचेस को हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन, these are the very fine blood capillaries present inside the Bowman's capsule। उसको हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप जो ब्लड यहां पर आ रहा है वो ब्लड जो है अनफिल्टर्ड है और ग्लोमेरुलस जो है उसमें जो वॉल्स है उसकी वो बहुत ज्यादा थिन है। हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड इनके अंदर फ्लो कर रहा है उसमें से कुछ लिक्विड सब्सटेंस निकल कर किसमें आ जाएगा? इस बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। ठीक है, बोमेन कैप्सूल में जो है कुछ लिक्विड सब्सटेंस निकल कर आ जाए। इसको हम कैसे समझेंगे? यहां पर देखना, ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है, पतली पतली ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हुई। ठीक है, ये रीनल आर्टरी जो है इसकी थिकनेस तो ज्यादा थी लेकिन जो कैपिलरीज हैं इनकी थिकनेस कम है। कम थिकनेस होने से इसमें ब्लड का प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। इसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही जो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें से कुछ चीजें निकल कर किस में आ जाएंगी? बोमेन कैप्सूल के अंदर। मान लो ये यहाँ पर बोमेन कैप्सूल है, उसके अंदर आ जाएंगी। तो ब्लड में से कुछ लिक्विड सब्सटेंस जो है वो ग्लोमेरुलस में से निकल कर किस में आ जाएगा? बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। इस तरह से जो लिक्विड सब्सटेंस ब्लड में से निकल कर आया है उस लिक्विड सब्सटेंस को हम फिल्टरेट कहेंगे। उसको ब्लड नहीं कहेंगे, पूरा का पूरा ब्लड बाहर नहीं निकला, इसमें से ब्लड में से कुछ लिक्विड सब्सटेंस जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, क्या क्या चीजें ब्लड में से बाहर निकल गई? वाटर बाहर निकल आएगा, ठीक है, ग्लूकोज बाहर निकल आएगा। सिंपल सी बात है कि जिन पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है वो चीजें ब्लड में से निकल कर बाहर आ जाएंगी। यूरिया बाहर आ जाएगा, यूरिक एसिड बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट्स बाहर आ जाएंगे, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन्स, ये सब की सब चीजें जो है बाहर आ जाएंगी। ठीक है, क्या क्या चीजें बाहर नहीं आएंगी जो यहीं पर फ्लो होती रहेंगी? वो है तीनों टाइप के ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये बाहर नहीं आएंगी। साथ ही साथ प्रोटीन्स, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है, फैट के पार्टिकल्स, ये यही इसी के अंदर फ्लो करते रहेंगे। ठीक है, तो ब्लड जो है उसमें से कुछ लिक्विड सब्सटेंस जिसको हम क्या कहेंगे? फिल्टरेट कहेंगे, वो निकल कर किस में आ जाएगा? बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। ठीक है, उस फिल्टरेट में क्या क्या चीजें होंगी? वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, मिनरल्स, विटामिन्स, आयंस, बहुत सारी चीजें होंगी। इसमें से कुछ चीजें हमारे काम की हैं, कुछ हमारे लिए बेकार है। ठीक है, तो फिल्टरेट निकल कर किस में आ गया? बोमेन्स कैप्सूल में आ गया। क्लियर सभी को? अब ये फिल्टरेट जो है इस तरह से इन ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लो होगा। ये सारी की सारी ट्यूब्यूल है, पर बहुत ही पतली पतली ट्यूब है। इसके मैंने 3 पार्ट लिखे हैं, पीसीटी, ठीक है, ये वाला पीसीटी जो नीचे की साइड आ रहा है जब, ठीक है, ये जो यू वाला स्ट्रक्चर है ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट इस रास्ते से उसको हम क्या कहेंगे? डीसीटी। आपकी एनसीईआरटी में इन तीनों की जगह एक ही वर्ड यूज किया गया है, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स या रीनल ट्यूब्यूल्स वर्ड यूज किया गया, तो जरूरी नहीं कि आप ये नाम याद रखें। क्लियर? अब फिल्टरेट जो है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे जैसे फिल्टरेट इन ट्यूब्यूल्स में फ्लो करेगा, ट्यूब्यूल्स की वॉल्स इसमें से यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब करेंगी। फिल्टरेट में से जो फिल्टरेट के कंपोनेंट्स थे इसमें से जो यूजफुल चीजें हैं वो ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब करती जाएंगी। क्या क्या चीजें हमारे लिए यूजफुल हैं? वाटर, ठीक है, वाटर हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोज, ये हमारे लिए एक तरह से बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको किडनी ट्यूब्यूल्स की वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। यूरिया, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। यूरिक एसिड, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। सॉल्ट, ठीक है, अगर सॉल्ट की हमारे पास कमी है तो सॉल्ट भी क्या होंगे? एब्जॉर्ब। मिनरल्स भी एब्जॉर्ब, विटामिन्स भी एब्जॉर्ब। लैक्टिक एसिड अगर है
तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, एमिनो एसिड जिससे प्रोटीन बनते हैं ये हमारे लिए यूजफुल है, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे फिल्टरेट इन ट्यूब्यूल्स में फ्लो होगा यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब होती जाएंगी। तो इस तरह से जैसे जैसे फिल्टरेट इन ट्यूब्यूल से मूव करेगा यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब होती जाएंगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से इस डक्ट में, इस पाइप में डाल दिया जाएगा जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन ने किया, इस तरह से मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, सभी अपना वेस्ट मटेरियल इस कलेक्टिंग डक्ट में डालेंगे। यहां से एक और नेफ्रॉन अपना वेस्ट मटेरियल डालेगा, यहां से एक और, यहां से एक और, इस तरह से जो 1 मिलियन नेफ्रॉन है वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल अपना किस में डालेंगे, इस कलेक्टिंग डक्ट में डालेंगे। ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल को ही हम यूरिन कहेंगे। उस वेस्ट मटेरियल में क्या क्या चीजें होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे अभी। ठीक है, जो हमारा ब्लड था उसमें से वेस्ट मटेरियल या एक तरह से लिक्विड सब्सटेंस बाहर निकला था जिसको हमने क्या नाम दिया था, फिल्टरेट। ठीक है, ये फिल्टरेट किस में फ्लो कर रहा था, ट्यूब्यूल्स में। इसमें से कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो गई थी, कुछ चीजें एब्जॉर्ब नहीं हुई। ठीक है, जो चीजें एब्जॉर्ब नहीं हुई वही वेस्ट प्रोडक्ट है, और वही वेस्ट प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाती हैं, यूरिन। ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है, वाटर। अगर हमने एक्सेस में वाटर पी रखा है तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ग्लूकोज ये कभी भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। यूरिया ये वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड ये वेस्ट प्रोडक्ट है। सॉल्ट, अगर हमने एक्सेस में सॉल्ट खा रखे हैं तो वो भी वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में यूरिन के जरिए बाहर निकलेंगे। एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ मिनरल्स ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, जो भी चीज एक्सेस में है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। लैक्टिक एसिड ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सब की सब चीजें मिलकर ही क्या बनाएंगी, यूरिन बनाएंगी। ठीक है, इसलिए आपको पता चल गया कि यूरिन जो है इन सब चीजों के मिक्सचर से ही बना होता है। और ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, एक तरह से मिनरल्स, लैक्टिक एसिड, ये सभी वाटर में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, वाटर एक मीडियम है जिसमें ये डिजोल्व होंगे और हमारी बॉडी के बाहर निकलेंगे। वाटर इसको डिजोल्व करके हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा यूरिन की फॉर्मेशन था। अब जो है यूरिन इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट में डाला जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट्स जो है सारे के सारे नेफ्रॉन से वेस्ट मटेरियल यूरिन को क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी। कलेक्ट करने के बाद कहाँ डाल देंगी, यूरेटर में। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ब्लड का क्या हुआ वो देखेंगे अब हम। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ग्लोमेरुलस था, इसमें से फिल्ट्रेट तो बाहर आ गया था। ठीक है, यहां पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड प्लेटलेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब चीजें हैं। ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा जो है इन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ फ्लो होता जा रहा है। ठीक है, और इसका कलर ध्यान से देखना, यहाँ पे कलर इसका कैसा है, रेड है, मतलब ये अब तक कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद इसका कलर ब्लू होना स्टार्ट हो, क्योंकि इसने अपनी सारी ऑक्सीजन किसको दे दी, इन ट्यूब्यूल्स को दे दी। ट्यूब्यूल्स के पास सारे की सारी जो है एब्जॉर्ब्ड चीजें थी। ठीक है, ब्लड में से जो भी चीजें जो है यूजफुल थी वो ट्यूब्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर रखी थी, जैसे वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी की सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर जो है वो किसके पास है, इन ट्यूब्यूल्स के पास। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये सारी की सारी चीजें, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड या जो भी चीजें वाटर, वो डिफ्यूज होकर किस में आ जाएंगी, ये जो यहाँ पर आप पतली पतली डक्ट देख रहे हैं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आर्ट्रियोल्स कहते हैं इनको, इफेरेंट आर्ट्रियोल एंड एफेरेंट। ठीक है, ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद नहीं रखना, आप सिर्फ इसको ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ही कहेंगे। तो जहां तक ये रेड कलर की है वहां तक ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। जहां पर ये ब्लू कलर की हो गई वहां पर ये ब्रांच ऑफ रीनल वीन हो गई, क्योंकि अब जो है इसमें ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो जो भी चीजें ट्यूब्यूल ने एब्जॉर्ब की हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्रांच ऑफ रीनल वीन के पास चली जाएंगी, और ब्रांच ऑफ रीनल वीन उसको लेकर कहां चली जाएगी,
बाहर निकल जाएगी यहाँ से और हार्ट के पास जाएगी। अब हम इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर एंड वर्किंग को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करेंगे। जैसे आपको एग्जाम में लिखना है बिल्कुल उसी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल कहानी की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या क्या होता है उस फॉर्म में उसको याद रखेंगे। अगर आपके माइंड में ये डायग्राम फीड है तो आप पूरी की पूरी वर्किंग को याद रख सकते हैं। ये वो टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है। मैं चाहता हूं कि आप इसको कहानी की फॉर्म में किस स्टेप के बाद क्या स्टेप हो रहा है उस फॉर्म में इसको याद रखें। डायग्राम आपके माइंड में रहेगा और किस स्टेप के बाद क्या स्टेप हुआ वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं इसको हम। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ब्रिंग्स, ब्लड आ रहा है इसकी ब्रिंग्स, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड बट unfiltered blood to the nephron. Nephron has a cup-like structure known as Bowman's capsule. Inside the Bowman's capsule, the branch of renal artery divides into very fine blood vessels known as glomerulus. Due to high pressure, some liquid substance called filtrate diffuse out from the glomerulus to the Bowman's capsule. This liquid substance is known as filtrate. The filtrate moves through the tubules. Filtrate moves through the tubules, and the useful component will get reabsorbed by the tubules. ठीक है, उसके बाद हम ये लिख देंगे कि क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हुई। वाटर, ग्लूकोज, इसके अलावा जो भी यूजफुल चीजें हैं, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस दीज एक यूजफुल थिंग्स आर पास टू द ब्रांच ऑफ renal artery and renal vein takes away the filtered blood to the heart. इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे the waste material which includes excess of water, urea, uric acid, lactic acid, excess of salt, excess of vitamins will pass to the collecting duct. ठीक है, and through collecting duct the waste material moves to ureter, then to urethra, so urinary bladder, and last the waste material will move out through urethra. तो किस स्टेप के बाद क्या क्या चीजें हुई वो आपको इस तरह से इसमें याद होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी नेफ्रॉन की वर्किंग थी। आप स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखेंगे कि किस स्टेप के बाद क्या क्या चीजें हुई है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो इस तरह से हमने नेफ्रॉन का टॉपिक पढ़ा। ठीक है, ये काफी टफ टॉपिक है, जो ही नहीं है कि बच्चों को एक ही बार में सब चीजें क्लियर हो जाएं। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो मुझसे फोन करके पूछ सकता है। ठीक है, और अब मैं कोशिश भी करूंगा कि इस तरह से एक डाउट क्लासेस स्टार्ट की जाए बच्चों की, जिसमें जिन बच्चों को कोई डाउट है तो वो मुझसे आके पर्सनली आके वो डाउट पूछ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ एक क्लास रह गई अब, जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट के कई सारे टॉपिक रह गए, ट्रांसपिरेशन वगैरह। प्लांट के जो भी टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। सभी बच्चे अब इस चैप्टर को याद करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जो संडे आएगा उस संडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।